प्लेटफॉर्म दिया गया है जहां पर आप टीचर्स के साथ, ठीक है, फुल्ली इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट एनी नर्वसनेस you can call to the teachers and clear your doubts. Okay? Okay sir, thank you. So no problem. चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नंदिनी, सेम गोज फॉर यू। नंदिनी, यू आर ऑल्सो न्यू स्टूडेंट ना? Yes sir. हाँ, तो सेम गोज फॉर यू। यू कैन कॉल मी, ओके, इफ देयर एनी प्रॉब्लम। Okay sir. Okay. So right now we are going to start our discussion. ठीक है, तो मैंने कुछ होमवर्क दिया था, सभी ने कर लिया है? कमेंट करो या फिर बताओ मुझे, होमवर्क कर लिया सभी ने? मैं पूछ सकता हूं किसी से भी? राघव शायद अभी अभी जुड़े हैं। राघव, होमवर्क किया है तुमने? पारुल, कोई जवाब नहीं दे रहा है। आयुष, हर्ष, यस सर। होमवर्क डन? यस सर। चलो, वेरी गुड, ठीक है। सो होमवर्क का डिस्कशन हम करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने शायद होमवर्क नहीं किया है, तो डिस्कशन में थोड़ी देर बाद करूंगा, कुछ बातचीत करने के बाद। अभी शायद कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है लोगों का, एक बार हो जाएगा उसके बाद मैं होमवर्क की बात करूंगा। फिलहाल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स में। हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख लिया था। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो नंदिनी एंड माधव, घबराने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। यू हैव द फुल सपोर्ट ऑफ द टीचर्स। आप कभी भी, ठीक है, कॉल करके किसी भी तरीके का डाउट्स आप पूछ सकते हो, और कुछ टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी उसमें अरेंज हो जाएंगी। इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने ये पढ़ा था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, जिससे कि तुम सब एक बार फ्लो में आ जाओ। तो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर and this is angle theta between the two vectors a and b. So अगर हम इनको मिलाकर एक पैरेललोग्राम बना दें तो this is the diagonal, और ये जो डायगोनल का जो वेक्टर है, this gives a वेक्टर प्लस b वेक्टर। और हमने a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसको क्या बोला था हमने? इसको बोला था रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, अब हमने इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखा था। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर आया था मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो दीज आर द मैग्नीट्यूड्स एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। और हमने ये देखा था कि ये जो रिजल्टेंट है, ये जो आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, दैट इज अल्फा। तो हमने tan अल्फा निकाल लिया था, दैट इज इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। ये हमने देख लिया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ठीक है। और फिर हमने देखा था, हाँ बोलो सर। जैसे ये मैग्नीट्यूड निकाला है रिजल्टेंट वेक्टर का, तो सर इसमें कॉस थीटा अपन ने यूज किया है सर, है ना? हाँ, तो सर इसकी जगह क्या साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं कि कॉस थीटा ही है? नहीं, यहाँ पर कॉस थीटा आएगा अगर थीटा इन दोनों के बीच का इस तरीके से है तो। देखो, अच्छा सर, मैं तुम्हें थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। आई थिंक तुमने अभी तक शायद उस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, पर ये जेई की स्टडी है तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं, हमें उसके करस्पॉन्डिंग फिगर याद होना ही चाहिए। यस सर। ठीक है, तो फिगर अगर याद नहीं होगा तो तुम फॉर्मूला सही से नहीं लगा पाओगे। तो फिगर में क्या है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो फिर यहाँ कॉस थीटा है। चलो, अब माइक ऑफ कर सकते हो, ठीक है। माइक ऑफ करके अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जो हमने रेंज निकाली थी, रेंज ऑफ रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड था वो था मॉड ए माइनस मॉड बी से बड़ा एंड मॉड ऑफ ए प्लस बी से छोटा, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड बी से छोटा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए माइनस बी
ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। क्लियर इसका मैग्नीट्यूड। तो ये आ गई रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की रेंज। ये हमने प्रूफ कर लिया था सारी चीजें, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर द वेक्टर एडिशन, ठीक है। और अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग आज की सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। This is the again important topic, subtraction of the vectors. So let the two vectors, अगर हम दो वेक्टर्स देखें, suppose this is a vector and b vector. So a vector minus b vector, this is a subtraction. समझ रहे हो? तो ये सिंपली लिखा क्या हुआ है, a vector प्लस माइनस ऑफ b vector, ये लिखा हुआ है। अगर आप ब्रैकेट खोल दो तो यही मिलेगा। इसका मतलब है कि जो चीज हम ये पढ़ रहे थे अभी, ए वेक्टर और बी वेक्टर हम बना रहे थे इस डायरेक्शन में, तो माइनस बी वेक्टर किस डायरेक्शन में बनेगा, जस्ट इसके अपोजिट। दिस इज अ माइनस बी वेक्टर। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं ए वेक्टर में कौन सा वेक्टर जोड़ रहा हूं, मैं जोड़ रहा हूं माइनस बी वेक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो इनसे मिलने वाला जो पैरेललोग्राम होगा उसके अलोंग आएगा। मतलब ये जो रिजल्टेंट होगा, जिसको मैं आर डैश नाम दे रहा हूं, ये किसके बराबर होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सेम कौन सी लॉ लगा दी हमने, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम। लेकिन यहां पर हमने वेक्टर कौन सा लिया है, प्लस बी की जगह माइनस बी। तो प्लस बी अगर इस डायरेक्शन में था तो निगेटिव क्या हो जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। सो यहां पर अगर हम देखें तो इफ दिस वाज द एंगल थीटा, तो मुझे ये बताओ कि ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, बता दो जल्दी। 180 माइनस थीटा सर। बिल्कुल सही है। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। So this will be the angle 180 minus theta. So अब मैं जब थीटा, देखो जरा, अब अगर मैं मॉड ऑफ a माइनस बी निकाल दूं तो जहां जहां थीटा आया था वहां अब क्या पुट कर दूंगा, 180 माइनस थीटा। तो देखो क्या मिल जाएगा मुझे, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। बिल्कुल। और हम जानते हैं कि cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है। देखो मैग्नीट्यूड तो चेंज होने से रहा, चाहे तुम माइनस बी का मैग्नीट्यूड ले लो या प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बात तो सेम ही आएगी। तो ये तो सेम ही रहने वाले हैं, माइनस का प्लस ही बन जाएगा, स्क्वायर में है, और मैग्नीट्यूड ये भी सेम रहने वाला है। बदल क्या जाएगा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस cos थीटा। हाँ, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी कॉस। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है, मेरी आवाज नहीं आ रही है? नो सर आ रही है। आवाज सर सही आ रही नो है। सर सही आ रही है। चलो ठीक है, आ रही है। अब सभी लोग माइक ऑफ करो, सभी लोग माइक ऑफ कर लो। आवाज सभी लोग माइक ऑफ करो, तभी आएगी आवाज अच्छे से। कमेंट पर ध्यान दो, ठीक है, कमेंट से आप बात कर सकते हो तो आवाज क्लियर आएगी सभी को। अब मुझे बताओ किसको नहीं आ रही है आवाज, वो कमेंट कर सकता है, यानी सबको आ रही है आवाज। चलो बहुत बढ़िया, सबने माइक ऑफ कर लिया, यानी सबके पास मैसेज पहुंच गया है, यानी सबके पास आवाज आ रही है। चलो, तो ये आ गया हमारे पास मॉड ऑफ ए माइनस बी। नोट करेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं अब रिजल्टेंट देखूं तो देखो जरा ध्यान से, रिजल्टेंट की अगर हम बात करें तो दिस इज अवर ए वेक्टर एंड दिस इज अवर माइनस बी वेक्टर। तो हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज अवर आर डैश दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आर डैश यहां से कितना एंगल बनाएगा,
इसको मैं अल्फा डैश नाम दे देता हूं। तो देखो हमने क्या किया है, फॉर अल्फा डैश हम क्या कर रहे हैं, थीटा को 180 माइनस थीटा से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, समझ रहे हो, रिप्लेस कर रहे हैं। सो बाय द फॉर्मूला जब हमने निकाला था tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आया था, मॉड ए सॉरी मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। सो अब मैं थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये जो साइन थीटा है, अच्छा अल्फा क्या बन जाएगा, अल्फा डैश, और साइन थीटा की जगह क्या बन जाएगा, 180 माइनस थीटा, और कॉस थीटा की जगह क्या बन जाएगा, यहां से कॉस 180 माइनस थीटा। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आ गया, मॉड बी साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, और ये बन जाएगा मॉड ए माइनस मॉड बी कॉस थीटा। दिस विल बिकम tan अल्फा डैश। अल्फा डैश क्या है, रिजल्टेंट का एंगल जो कि ए से बनाएगा। रिजल्टेंट कौन सा, ए माइनस बी वाला। तो सिंपल हमने क्या किया है, हमने जो a प्लस बी वेक्टर था, ये वाला जो फॉर्मूला था, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन यहां पर हमने रिप्लेस कर दिया, b को किससे रिप्लेस किया है, माइनस बी वेक्टर से, और थीटा को किससे रिप्लेस किया है, 180 माइनस थीटा। तो हमारे पास ये बन गया, समझ रहे हो, दिस इज द रिप्लेसमेंट। नोट करो इसको जल्दी से, दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है, दूसरी चीज आपको ये वाली याद रखनी है, फर्स्ट सेकेंड, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फिगर याद रखना है। इस फिगर के करस्पॉन्डिंग ही आप फॉर्मूला लगाओगे। अगर फिगर याद नहीं रहा तो तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि थीटा किसके बीच का एंगल था, ये सारी चीजें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फिगर याद होना चाहिए। नोट करेंगे इसको जल्दी से और मुझे डन करके भेजेंगे चैट में। तो दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है, हेडिंग डाल ली थी ना सभी ने, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। चलो हो गया, बहुत अच्छी बात है सभी का, ठीक है। अब मैं हटाता हूं इसको थोड़ा, और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स हो गया। अब हमारे पास थर्ड लॉ बचा है, जो तीसरी चीज है वेक्टर एडिशन के लिए, दैट इज अ पॉलीगन लॉ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज द लास्ट लॉ फॉर द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, मतलब वेक्टर अलजेब्रा। सो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो स्टेटमेंट है वो ये है, स्टेटमेंट हम बनाएंगे, पहले आप चीज को समझो। कोई भी पॉलीगन बनाते हैं हम वेक्टर्स की मदद से। सपोज करो हमने एक पॉलीगन बनाया कुछ इस तरीके से, ये बनाया ऐसा, कुछ पॉलीगन बना दिया हमने। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, एंड दिस इज डी वेक्टर, दिस इज ई वेक्टर। जरा ध्यान से देखो। सो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अगर मैं इस तरीके से पॉलीगन बनाया है मैंने वेक्टर्स की मदद से, तो ये जो ए बी सी डी है, ये जितने भी ए बी सी डी एंड ई, ये जितने भी वेक्टर्स हैं, ये सारे कैसे वेक्टर्स हैं, दीज आर द कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब समझ गए, एक ही प्लेन में, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो अगर ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो देखो ये सारे के सारे सेम ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, ठीक है, जैसे मान लो ये बी सी डी सब सेम ऑर्डर में है, ई भी सेम ऑर्डर में। अगर मैं ई को अपोजिट ऑर्डर में कर दूं, ई को अपोजिट ऑर्डर में कर दूं, तो क्या आएगा देखो, अकॉर्डिंग टू द पॉलीगन लॉ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस ऑफ ई वेक्टर
दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ई वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि रिजल्टेंट ऑफ ए बी सी डी जो कि सेम ऑर्डर में थे, ये किसके बराबर हो गया? ई वेक्टर, जो कि कैसा था? अपोजिट टू ए बी सी डी। सोच लो, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अब मैं स्टेटमेंट भी बना सकता हूं। अगर मुझे ये चीज समझ में आ गई तो मैं स्टेटमेंट भी बना सकता हूं। ये चीज में समझने में क्या है हमारे पास? बहुत ही सिंपल सा, जो जो सेम ऑर्डर में, देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है लेकिन ई वाला क्लॉकवाइज में चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज सारे पॉजिटिव ले लिया और क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव ले लिया और इक्वल टू क्या कर दिया? 0। तो नेगेटिव वाला इधर चला गया तो ये ई बन गया। अब ये लिखा क्या हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट अगर निकाला जाता है तो 4 वेक्टर्स को अगर सिंपल ऐड कर दो तो रिजल्टेंट मिलता है। तो रिजल्टेंट जो ए बी सी डी का मिला वो कितना मिला? ई वेक्टर मिला। तो अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं तो लिख सकता हूं इफ, ठीक है, ये लिख सकते हैं इफ अ नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर, इफ अ नंबर ऑफ non-zero vectors, ठीक है, are represented by the sides, are represented by the sides of polygon, are represented by the sides of the polygon, then the resultant, then the resultant of, ठीक है, the resultant of, देखो जरा, then the resultant of n minus 1 side vector is given by the nth side vector in opposite order, देखो जरा ध्यान से, ये कितनी साइड्स का पॉलीगन था? 5 साइड का, जिसमें 5 माइनस 1 साइड, 4 साइड का जो रिजल्टेंट है वो कौन सी साइड दे रही है? 5th साइड, जो कि 5th साइड कैसी है? चारों साइड के अपोजिट ऑर्डर की। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम पॉलीगन लॉ को समझ सकते हैं। नोट करो इसको जल्दी से। सर, हाँ बोलो। अगर सर हम ऐसा करें बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर, ऐसा हो सकता है क्या? ए वेक्टर, सॉरी, ए वेक्टर। ऐसा तब हो सकता था जब बी सी डी और ई सेम ऑर्डर में हो और ए अपोजिट में हो। अभी मैं और एग्जांपल्स बताता हूं जिससे और क्लियरिटी आएगी। अच्छा, ओके सर। चलो नोट करो इसको। ठीक है, हटा रहा हूं मैं। जल्दी से बताओ मुझे, हो गया सभी का? कमेंट करो। नंदिनी, माधव, जूम ऐप से फेमिलियर हो थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है, कमेंट करना आता है? हाँ सर, आता है। ठीक है, तो कमेंट करके आप बता सकते हो आपने लिख लिया या नहीं। ओके। शीट का डिस्कशन हम पारुल करेंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ लें। एक्चुअल में शीट जो बनी है ना, उसमें थोड़ी बहुत चीजें क्या है हमें आगे की देखनी होंगी डिस्कशन के लिए, वरना डाउट्स हट नहीं पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं जिससे कि डिस्कशन करने में आसानी हो। चलो, तो ये था पॉलीगन लॉ। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं पॉलीगन लॉ का। मान लो कि हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें ए वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर इसके अपोजिट कर दिया मैंने,
ये कर दिया मैंने बी वेक्टर अपोजिट, फिर सी वेक्टर ऐसा कर दिया, फिर देखो मैंने डी वेक्टर अपोजिट कर दिया, और फिर मैंने ई वेक्टर इस साइड कर दिया, देख लो जरा। सो अब मुझे अगर रिलेशन निकालना है, ठीक है, रिलेशन अमंग ए बी सी डी एंड ई वेक्टर्स, इनमें अगर रिलेशन निकालना है तो देखो बाय द पॉलीगन लॉ, बाय द पॉलीगन लॉ हम एक डायरेक्शन को, मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम ले लेते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ले लेते हैं नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज में कौन कौन दिख रहा है हमें? ए वेक्टर दिख रहा है, ठीक है, बी वेक्टर क्लॉकवाइज में है तो माइनस बी वेक्टर, सी एंटी क्लॉकवाइज में है तो प्लस सी वेक्टर, डी क्लॉकवाइज में है तो माइनस डी, और ई एंटी क्लॉकवाइज में है तो प्लस ई। दिस इज इक्वल टू 0। यहां से रिलेशन आ गया ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ई वेक्टर दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये देखो, ठीक है, तो ये पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग हमने किया है। यहां पर एक साइड अपोजिट नहीं थी, दो साइड अपोजिट थी। कौन कौन सी थी? सी और ई, मतलब सॉरी ए, हाँ ए सी और ई सेम ऑर्डर के थे और बी और डी अपोजिट ऑर्डर के थे, तो सेम ऑर्डर के एक साइड और अपोजिट ऑर्डर के दूसरी साइड। नोट करेंगे इसको जल्दी से, ये रिलेशन आ गया। तो कुछ भी नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो तो पॉजिटिव वाले एक साइड आ जाएंगे, क्लॉकवाइज वाले एक साइड आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज है, समझ रहे? अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है, पॉलीगन लॉ हो गया। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, दैट इज अ रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। इसके बिना तुम्हारा फिजिक्स काम नहीं कर सकता। रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इसमें हम सारी चीजें रिवाइज भी करेंगे जो हमने पढ़ा हुआ है और कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, ठीक है, इनटू इट्स कंपोनेंट। तो ये और पूरी हेडिंग डाल लेना, इनटू द कंपोनेंट्स, इनटू द कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? जिनसे चीजें मिलकर बनती हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोर्ड बोलूं तो बोर्ड किस किस से मिलकर बना है? एक प्लाई से, व्हाइट बोर्ड से, एक बीडिंग है ये वाली, समझ रहे हो? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द व्हाइट बोर्ड। इसी तरीके से एक वेक्टर जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है उनको बोलते हैं हम कंपोनेंट। तो सपोज करो, लेट सपोज A is a vector, suppose A is a vector, ठीक है, represented in coordinate axis, coordinate system as, suppose ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, this is x axis, this is y axis and this is our z axis। ये जो A है ना, A वेक्टर, ये क्या, कौन सा वेक्टर है? यहां से ओरिजिन से मैंने ले लिया किसी एक पॉइंट P पर जिसका कोऑर्डिनेट कैसा है? x, y, z। तो मैं यहां अगर पहुंचना चाहूं तो मुझे एक वेक्टर की मदद से यहां ये डायरेक्शन और ये पॉइंट मेरे को मिल जाएगा। दिस वेक्टर इज A वेक्टर। तो जरा देखो ध्यान से, हम पहुंचे कैसे? इस पॉइंट पर हम पहुंचेंगे कैसे? चलो पहुंच के देखते हैं कैसे पहुंचे, ठीक है। मुझे पहुंचना है कौन से पॉइंट पे? x, y, z। या चलो अभी मैं x, y, z क्या ले लेता हूं? तुम्हारा 1, 2, 3। तो मैं 1, 2, 3 पर पहुंचूंगा कैसे? पहले मैं यहाँ 1 बढ़ूंगा आगे, पहले मैं कहां पहुंच जाऊंगा? 1, 0 पर। फिर देखो मेरे को 2 पर जाना है तो मैं आगे बढ़ूंगा y एक्सिस के अलॉन्ग, तो यहां कहां पहुंच जाऊंगा? 1, 2, 0 पर। और अब मैं कहां जाऊंगा? आगे की साइड z एक्सिस की तरफ। तो z एक्सिस की तरफ जाऊंगा तो देखो मैंने z एक्सिस की तरफ जाऊंगा, कितना गया हूं मैं?
3 आगे बढ़ा मैं यहां से, ये कितना बढ़ा मैं आगे 3, तो 1, 2, 3 यहां पहुंच गया। तो पहले मैं यहां गया, फिर मैं यहां गया, फिर मैं z एक्सिस की तरफ गया, और तब मुझे ये पॉइंट मिल गया कौन सा, 1, 2, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर है, ये जो मैंने वेक्टर बनाया है जो इस तरह से सीधे मीट कर रहा है, ये 3 चीजों से मिलकर बना है। एक बना है एक्स एक्सिस के अलोंग जाने के कारण, एक बना है वाई एक्सिस के अलोंग जाने के कारण, और एक बना है जेड एक्सिस के अलोंग। तो देखो जरा ध्यान से, इसका जब मैं वेक्टर लिखता हूं, ठीक है, जब मैं वेक्टर लिखूंगा इस पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो देखो कितना लिखूंगा मैं, वेक्टर लिखूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, 2, 3, तो कितना लिखूंगा, 1 - 0 i कैप, 2 - 0 k कैप, 3 - 0 सॉरी 2 - 0 j कैप, और 3 - 0 k कैप। ये वाला जो है दिस इज अलोंग x, ये कहां गया हूं मैं, अलोंग y, और ये कहां गया मैं, अलोंग z। ठीक है, सो दिस इज द कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स है, इनको क्या बोलते हैं हम, कंपोनेंट्स। ये है अलोंग x, ये वाला जो वेक्टर है वो इन तीनों चीजों से मिलकर बना है। एक बना है x के अलोंग जाने के कारण, एक बना है j के अलोंग, और एक बार k के अलोंग। यानी अगर मेरे को ये r वेक्टर बनाना है तो मुझे इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ये बोर्ड अगर मुझे बनाना है तो प्लाई की जरूरत पड़ेगी, बीडिंग की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से अगर ये वेक्टर बनाना है तो मुझे अलोंग x डायरेक्शन में कितना गया उसकी जरूरत पड़ेगी, अलोंग y डायरेक्शन में कितना गया उसकी जरूरत पड़ेगी, अलोंग z डायरेक्शन में कितना गया उसकी जरूरत पड़ेगी। सो दीज आर द कंपोनेंट्स किसके, r वेक्टर के, कंपोनेंट्स ऑफ द r वेक्टर अलोंग x, y एंड z। समझ रहे हो इस चीज को। तो अगर हम, ठीक है, सपोज ये हमारा a वेक्टर था के कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हमने एक एग्जांपल लेके समझा, ठीक, ये एक एग्जांपल था। सिमिलरली अगर मैं, सिमिलरली फॉर द ए वेक्टर, फॉर द ए वेक्टर अगर मैं ए वेक्टर बनाऊं, दिस इज अवर जेड एक्सिस, दिस इज अवर एक्स, दिस इज वाई। तो अगर मेरा ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट सिस्टम है कितना, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। सो ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूं, देखो जरा, ये मेरा ए वेक्टर हो गया, दिस इज अवर ए वेक्टर, ठीक है। सो मैं एक्स के अलोंग जाऊंगा ए एक्स, फिर मैं वाई के अलोंग जाऊंगा ए वाई, और फिर मैं जेड के अलोंग जाऊंगा ए जेड। तब मेरे को मिलता है ए वेक्टर। तो मैं ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं भाई, ए वेक्टर को लिख सकता हूं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। सो अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो कितना आएगा ए एक्स। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस देखूंगा तो कितना आएगा ए वाई, और अगर मैं जेड एक्सिस के अलोंग देखूंगा तो ये किसके बराबर आएगा, ए जेड के बराबर। नोट करेंगे इसको जल्दी से। सर एक बार फिर से समझा दीजिए ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट देखो कैसा है, अगर हम कोई वेक्टर बनाना चाहते हैं तो हमें एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ा, वाई एक्सिस में कितना चलना पड़ा, जेड एक्सिस में कितना चलना पड़ा, उन सबका कॉम्बिनेशन लिखा जाता है यहाँ पर। तो जब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो ये वाले जो पार्ट्स होते हैं, आई कैप के साथ जो पार्ट आया है, जे कैप के साथ जो पार्ट आया है, के कैप के साथ जो पार्ट आया है, ये क्या है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, कि आप एक्स में कितना चले, वाई में कितना चले, जेड में कितना चले। इसी तरीके से अगर कोई वेक्टर हमारे पास ए है और वो इन तीनों से मिलकर चल रहा है, देखो अलोंग एक्स कितना चला, ए एक्स, अलोंग वाई कितना चल रहा है, ए वाई, अलोंग जेड कितना है, ए जेड। तो ये जो वेक्टर है ये कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई, ए वाई जे एंड ए जेड के। क्लियर। नोट करो इसको जल्दी से।
जैसे ये तो 3 डायमेंशनल हो गया, 2 डायमेंशन में और जल्दी समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल सा हो जाता है 2 डायमेंशन में, ठीक है। तो अभी समझते हैं, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं तो यही कहूंगा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स, कि किसी वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स में कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, एग्जाम्पल समझ रहे, जैसे 2 डायमेंशनल वेक्टर है, सिर्फ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में, समझ रहे, 2D डायमेंशन, ठीक। सो अगर हमारे एक वेक्टर है या फिर एक कोऑर्डिनेट है, मान लो कौन सा 1,2, तो ये ओरिजिन हो गया। 1,2 से मिलाने वाला जो वेक्टर है उसको मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर। तो बताओ ए वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। कैसे लिखें इसको, तो देखो जरा, हम 1,2 पर कैसे पहुंचेंगे, पहले 1 जाओगे और फिर यहां 2 जाओगे, तो बहुत ही सिंपल सा हो गया, ए वेक्टर 1i कैप एंड प्लस 2j कैप, सिंपल सा, ठीक है। कितना आ गया, 1i कैप प्लस 2j कैप। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 1 - 0i कैप प्लस 2 - 0j कैप, एक ही बात है। तो ये जो आई कैप का जो आया, जैसे अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस कितना आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस कितना आया है, 1 आया, और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग जे एक्सिस मतलब वाई एक्सिस कितना आया है, 2 आया, और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस कितना आएगा, 0, क्योंकि यहां क्या है, 0 के कैप, समझे, यहां क्या है, 0 के कैप, या फिर इसको लिख सकते हो 0 - 0 के कैप। सो दीज आर सेड टू बी कंपोनेंट्स, ठीक है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, इसको बोल सकते हैं प्रोजेक्शन अलोंग ऑफ ए वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो कंपोनेंट या फिर प्रोजेक्शन एक ही बात है, ठीक है। ये कितना आएगा, हाँ सर, जो जैसे यहाँ पे आंसर आया है 1i + 2j कैप, और हाँ, जो आया है सर, हम हाँ, इसको कंपोनेंट नहीं बोल सकते ना, नहीं इसको कंपोनेंट नहीं बोलेंगे, ये पूरा वेक्टर है, पोजीशन हो जाएगी। बिल्कुल, ये दिस इज द वेक्टर, ये पूरा इन तीनों को मिलाकर वेक्टर बन रहा है। कंपोनेंट्स क्या है, अलग अलग एक्सिस पर जो मैग्नीट्यूड्स हैं, दीज आर द कंपोनेंट। जैसे x के अलोंग 1 और y के बिल्कुल, अलोंग 2। y के अलोंग 2, z के अलोंग 2। चलो हटा रहा हूं अब मैं इसको, अब जरा देखो ध्यान से, कंपोनेंट्स in the form of angles, in the form of angles. So ध्यान रखो, suppose the vector A is making an angle, ठीक है, अल्फा डिग्री, बीटा डिग्री and gamma degree with x, y and z axis respectively, तो कैसे बनेगा भाई, ये देखो जरा ध्यान से, दिस इज अवर z axis, दिस इज अवर x, दिस इज अवर y axis।
सो अगर हम कोई वेक्टर ले लें, दिस इज अवर ए वेक्टर, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल है बीटा, एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है दैट इज गामा। ठीक है, सो इफ a vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap, then ax is equal to magnitude of a vector into cos alpha, ay is equal to magnitude of the a vector into cos beta, magnitude of the az, that is magnitude of a vector into cos gamma। ठीक है, इसका मतलब है कि हम a वेक्टर को और कैसे लिख सकते हैं। सो a वेक्टर इज इक्वल टू मॉड a वेक्टर cos अल्फा i कैप प्लस मॉड a वेक्टर cos बीटा j कैप प्लस मॉड a वेक्टर cos गामा k कैप। ये भी हम लिख सकते हैं अगर हमें एंगल्स पता है, एक्सिस से बनने वाले एंगल्स हमें पता है कि अगर हमारा वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से कितना बना रहा है बीटा और जेड एक्सिस से बना रहा है गामा, तो हम ए एक्स को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस अल्फा, ए वाई को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस बीटा, ए जेड को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस गामा। तो ए वेक्टर ए एक्स ए वाई ए जेड की जगह अगर हम ये लिखते हैं तो ये बन जाता है। तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं अगर हमें एंगल। अच्छा, आर्चित को समझ नहीं आया। आर्चित क्या समझ में नहीं आया, जल्दी से बताओ मुझे। अगर हमें कोई वेक्टर पता है और उस वेक्टर के कारण हमें एंगल्स पता है कि एक्स एक्सिस से वो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, मान लो 45 बना रहा है, वाई एक्सिस से कितना बना रहा है 45 बना रहा है, जेड एक्सिस से कितना बना रहा है मान लो कि 75 बना रहा है, समझ रहे हो, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमें पता है। ठीक, तो हम ए एक्स ए वाई ए जेड को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से तभी निकाल पाओगे जब तुम्हें एंगल पता होगा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ और ए वेक्टर के साथ। सर अर्चित क्लियर नहीं हुआ है तो माइक ऑन करके पूछो। हाँ हाँ बोलो। सर ये ए वेक्टर में कॉस अल्फा क्यों लिया सर, कोई और सा भी तो ले सकते थे। नहीं, कॉस ही लेंगे, मैं बताऊंगा अभी क्यों लेंगे कॉस। अभी मैं इसका एक एग्जांपल करवाता हूँ। सर चलो ये नोट हो गया। सर हाँ सर ये जो ए कॉस और बी ए कॉस बीटा प्लस हाँ हाँ गामा लिखा है, तो हाँ इसकी जगह कॉस की जगह साइन भी तो लिख सकते हैं ऐसे। बिल्कुल मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुम यही पूछना चाहते हो कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। दिस इज द रिजल्ट। रीजन इसका क्या है अभी बताता हूँ। बिल्कुल, अर्चित का आंसर भी आया है, डायरेक्शन कोसाइन। हाँ सर एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे डायग्राम बना हुआ है, हाँ तो अपन को इसमें हाँ मॉड ए कॉस बीटा, मतलब जो कॉस हाँ। बीटा है उसकी वैल्यू निकालनी है, हाँ तो फिर अपन ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ कर सकते हैं यूज, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो तो सर जरा ऐसे अभी समझते हैं आते हैं इस कि चीज को, नहीं? कैसे ये आता है। नहीं आते, और तुम मैथ्स में आ सकते हैं, लेकिन जब मैथ्स में पढ़ोगे ना तो 1 महीने तक वेक्टर ही चलना है, तो उसमें सारी चीजें समझ जाओगे। फिजिक्स में इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए टाइम हम उतना ही रख रहे हैं वेक्टर के लिए जितनी हमें फिजिक्स में जरूरत है। ओके तो जैसे देखो जरा, अब कॉस क्यों आ रहा है, साइन क्यों नहीं आ सकता, जरा देखो ध्यान से। एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैं यहाँ 2 डायमेंशनल का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। तो लेकिन
इसके लिए सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड पहले समझ लेते हैं और उसके बाद हम सारी चीजें देखेंगे। तो अब जरा देखो ध्यान से, नेक्स्ट हेडिंग जो डाल रहे हैं हम, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, magnitude of a vector. So suppose a vector that is equal to ax I cap, ay j cap, az k cap, ठीक है, is given, then its magnitude, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर मैं अगर वेक्टर की भाषा में देखूं तो लेंथ ऑफ द एरो ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इज गिवन बाय मॉड ए, इसको बोलते हैं मॉड, और ये किसके बराबर आएगा, यहां से ध्यान से देखो, ए एक्स का होल स्क्वायर, ए वाई का होल स्क्वायर, ए जेड का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेशन हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर हम एक वेक्टर बना दें, सपोज दिस इज अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस, एंड यहां से मैं ए एक्स आगे बढ़ा, फिर मैं ए वाई ऊपर गया, तो दिस इज अवर ए एक्स, दिस इज अवर ए वाई, एंड फिर मैं जेड एक्सिस की तरफ गया, कितना, ए जेड। तो मेरा जो वेक्टर बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, दिस इज माय वेक्टर। तो ये वेक्टर निकालने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, पहले मुझे ये वाला ट्रायंगल देखना होगा, कौन सा वाला, ये वाला ट्रायंगल, दिस इज माय ओरिजिन, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू। तो पहले मैं ये देखूंगा ये वाला एक ट्रायंगल, कौन सा, ओ पी एंड क्यू, क्लियर। और फिर मैं देखूंगा ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, एक दूसरे पेन से बना देता हूं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये पॉइंट मैंने मान लिया कितना, एक्स, एक्स नहीं एस मान लो। तो दूसरा ट्रायंगल मैं देखने वाला हूं, ये वाला, समझ रहे हो, दिस इज अ 90 डिग्री, ये क्यू है, ये एस है, एंड दिस इज ओ, एंड दिस इज माय वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर। तो देखो एक ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, तो मैं ओ पी क्यू, ये कौन से प्लेन में होगा, जल्दी से बताओ, ये कौन से प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन, बिल्कुल एक्स वाई प्लेन में। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड देखें तो दिस इज ए एक्स, दिस इज ए वाई, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो देखो ओ क्यू की लेंथ मिल गई, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको, ये जो लेंथ है ये कितनी आई है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ओ क्यू की लेंथ अगर मिल गई, और क्यू एस की लेंथ कितनी है, दिस इज ए जेड, और ओ क्यू की लेंथ तुम्हारे पता मिल चुकी है, कितनी आ चुकी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यहां से। तो अब अगर मैं इस एरो की लेंथ निकालना चाहूंगा तो मुझे क्या लगानी होगी इसमें, पाइथागोरस। सर दोबारा रिपीट कर दीजिए। देखो जरा, एक लेंथ, एक ट्रायंगल ये वाला ले लिया जो एक्स वाई प्लेन में है, इसमें ये लेंथ कितनी है, ए एक्स, और ये लेंथ है ए वाई। तो पाइथागोरस की मदद से हाइपोटेनियस आ गया, और ये हाइपोटेनियस जो है वो इस ट्रायंगल में भी जरूरत पड़ेगी हमें, ओ क्यू और एस में। और हमें लेंथ कौन सी चाहिए, हमें ये वाली लेंथ चाहिए, कौन सी वाली, ओ एस, ओ एस की लेंथ चाहिए, तभी हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मिलेगा, समझ रहे हो। तो मैग्नीट्यूड अगर हमें ए वेक्टर का चाहिए, दैट इज द लेंथ ऑफ ओ एस, जो ओ एस का एरो है उसकी लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ हम कैसे निकालें, इस ट्रायंगल से, फ्रॉम द ट्रायंगल ओ क्यू एस। तो यहां से अगर तुम पाइथागोरस लगाओगे तो हमें मिलेगा क्या, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सोच लो
ये जरा ध्यान से देखो, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बेस कितना है यहाँ पर, बेस है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, दिस इज अ बेस, और इसका भी होल स्क्वायर कर रहा हूं, और परपेंडिकुलर कितना है, ए जेड का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या मिलता हुआ दिख रहा है, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा अंदर का, और अंदर फॉर्मूला बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिंपल सा। सर हाँ सर जो एंगल ओ क्यू एस है वो 90 डिग्री ही बनेगा? बिल्कुल, देख लो ना, ये जेड के अलोंग गए हो तुम, दिस इज अलोंग जेड एक्सिस, और ये कौन सा प्लेन था, दिस इज एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन से जेड एक्सिस कितना एंगल बनाएगी, 90। नहीं समझे? समझ गए। ओ क्यू जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, और क्यू एस जो है वो अलोंग जेड एक्सिस है। नोट करो इसको जल्दी से। तो मैग्नीट्यूड निकालना आ गया है, सिंपल सा फॉर्मूला कि अगर आपको कोई वेक्टर ऐसा दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करो और ऐड करो और अंडर रूट ले लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है फिजिक्स का, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं पता तो सिंपल ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, डेरिवेशन चाहे भूल जाओ कोई बात नहीं, फॉर्मूला जरूर याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब जरा देखो ध्यान से, अब एग्जाम्पल देखो, कोई भी एक, मान लो हमारे पास 2 डायमेंशनल में एक पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज सपोज करो 1,√3 एक पॉइंट ले लिया हमने, 1,√3, ठीक है। सो अगर मैं इसका एक वेक्टर बनाऊं तो दिस इज माय वेक्टर, जो 1,√3 को किससे जोड़ेगा, ओरिजिन से। सो दिस इज अवर ए वेक्टर, ठीक है। सो ए वेक्टर कितना लिख सकते हैं यहां से सीधे सीधे, 1 - 0 आई कैप √3 - 0 के कैप। अब देखो जरा, इन द फॉर्म ऑफ एंगल जिसकी हम बात कर रहे थे, इन द फॉर्म ऑफ एंगल, यहां से ए वेक्टर कितना आया, सीधे सीधे 1 × आई कैप और √3 के कैप, सॉरी जे कैप। एंगल्स की अगर मैं बात करूं आपसे, इसके एंगल्स की अगर हम बात करें तो मुझे ये बताओ कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है इस वेक्टर का, एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कितना बन रहा है, सर 45 डिग्री। अच्छा कैसे बन रहा है भाई 45 डिग्री, बता दो। एंगल्स निकालने के लिए तुम्हें एक ट्रायंगल देखना होगा। एक्स को अल्फा मान लेते हैं तो वाई 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया, कहाँ से सीख रहे हो ये सब चीजें? सर एक्स 60 होगा। देखो tan जरा, theta ये एक्स लगा एक्सिस के। ये वाई एक्सिस। तो मुझे ये बताओ, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 1,√3 तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस में कितना चलोगे, 1, और फिर वाई एक्सिस में चलोगे कितना, √3। तो ये लेंथ हो गई कितनी, √3, और ये लेंथ हो गई कितनी, 1। तो क्या मैं ये थीटा नहीं निकाल सकता? ये थीटा कैसे निकालूंगा, tan थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से दिख रहा है मुझे √3/1। ये कितना आ गया, 60 डिग्री। तो थीटा आ गया कितना, 60 डिग्री, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, समझ रहे हो। सो एंगल विथ एक्स, वाई के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो थीटा 60 डिग्री आ गया, यानी
एक्स एक्सिस के साथ कितना आ गया है, एंगल विथ एक्स एक्सिस कितना आ गया है भाई 60 डिग्री। तो बताओ एंगल विथ द वाई एक्सिस कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। 30 बिल्कुल डिग्री। 90 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमारे पास एंगल्स आ गए। तो एंगल्स ऑफ ए वेक्टर विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये हमें मिल चुके हैं, एक मिल गया 60 डिग्री और एक मिल गया 30 डिग्री। सो इन द फॉर्म ऑफ एंगल, अब जरा देखो क्या लिखते हैं हम, इफ अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स ऑफ ए वेक्टर विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन ए वेक्टर को क्या लिखा था हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस अल्फा आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस बीटा जे कैप। के कैप तो हटी गया, 2 डायमेंशनल है। अच्छा मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड बता सकते हो जल्दी से, कितना आएगा मैग्नीट्यूड, 2 मैग्नीट्यूड क्या है, इस एरो की लेंथ, इस एरो की लेंथ कितनी होगी 2 होगी, बिल्कुल सही है। या फिर यहां से निकाल दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना आ गया, अंडर रूट 4 दैट इज इक्वल टू 2। सो भाई मैग्नीट्यूड आ गया 2, ठीक है। या फिर मैग्नीट्यूड तुम चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो, ये कितना आ गया यहाँ से 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 इंटू कॉस अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ कितना है 60 डिग्री, तो अल्फा है यहाँ पर 60 डिग्री इंटू आई कैप प्लस मॉड हो गया 2 और बीटा कितना है 30 डिग्री और ये हो गया जे कैप। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। देखो सेम आ गया 1 इंटू आई कैप प्लस √3 इंटू जे कैप। ये दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, सेम आ गए दोनों, इसलिए cos लिया जाता है। नोट करो इसको। सर हाँ सर ये आई कैप और जे कैप ये शो क्या करते हैं, ये डायरेक्शन, आई कैप किस डायरेक्शन को शो कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस और जे कैप किस डायरेक्शन को शो कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस। तो जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ अलोंग वाई एक्सिस कितना कंपोनेंट है इस ए वेक्टर का, तो तुम जे की डायरेक्शन में देखकर ये देखोगे कि उसका कोफिशिएंट कितना है भाई √3। तो हम आंसर दे देंगे कंपोनेंट जो है ए का अलोंग वाई एक्सिस कितना है √3 है। ओके सर। चलो इसको अच्छे से समझ लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स। मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, कई बार तुम्हें जरूरत पड़ेगी वेक्टर्स को रिजॉल्व करने की। मैं आपसे पूछूंगा बताओ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना लग रहा है, तो तुम फोर्स का कौन सा कंपोनेंट देखोगे अलोंग एक्स। फिर मैं पूछूंगा फोर्स का जेड डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, तो के कैप के अलोंग देख लोगे। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड निकाल दोगे फटाफट। चलो सो ये था रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो जरा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बात करते हैं इसमें, तो देखो अगर सिर्फ हमारे पास 2 ही डायरेक्शंस हैं एक्स और मतलब अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई, और हमारे पास कोई वेक्टर है जैसे ए वेक्टर है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में उसको ले लिया ए एक्स और जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा दिस इज ए वाई। तो देखो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है
तो y एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। तो मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि मुझे ए वेक्टर को शो करना है तो मैं शो कैसे करता हूं, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। तो ए एक्स के लिए मैं क्या लिखूंगा, मॉड ए इंटू कॉस थीटा आई कैप। ए वाई के लिए क्या लिखूंगा, मॉड ए, बताओ साइन लिखूं या कॉस, कॉस। बता दो। कॉस। कॉस लिखूंगा। कॉस के अंदर एंगल कितना लिखूं, 90 माइनस 90 माइनस थीटा, बिल्कुल। और 90 into माइनस थीटा। थीटा। बहुत बढ़िया, गुड, यही चाहता हूं मैं तुमसे, बहुत अच्छे जा रहे हो। तो ये बन गया मॉड ए इंटू कॉस थीटा आई कैप, और देखो ये बन गया कितना, मॉड ए इंटू साइन थीटा जे कैप। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि जब तुम्हें साइन दिख जाए तो ये मत सोचना कि हम साइन लेने लग जाते हैं, एक्चुअल में लेते कॉस ही है, बस एंगल क्या हो जाता है 90 माइनस थीटा, इसलिए वो साइन बन जाता है। लेकिन याद रखना यहां पर हमेशा ऑलवेज टेक कॉस और एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्सिस। कॉस के अंदर जो एंगल आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, ए वेक्टर और एक्सिस के बीच का, वाइल रिजॉल्व करते समय, वाइल रिजॉल्विंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें सब लोग भूल जाते हैं। हाँ, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो ये जो होता है दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है, एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। नोट करो जल्दी से। तो साइन जो बनता है वो बनता है कॉस की ही मदद से, बस एंगल क्या हो जाता है 90 माइनस थीटा। डन? तो मुझे कमेंट करके भेजो जिससे मैं फिर आगे बढ़ाऊं। चलो बहुत बढ़िया। तो आप जल्दी से मुझे कुछ क्वेश्चंस करके बता दो, 2-3 क्वेश्चन सिर्फ। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही छोटा सा है। रिजॉल्व द वेक्टर into its component, ठीक है, और वेक्टर दिया है कुछ इस तरीके से। सपोज ये 2 डायमेंशनल ही है, सो दिस इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दे दिया है, ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दे दिया है 2, एंड ये एंगल दे दिया है कितना 30 डिग्री। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सो बताओ मुझे ये जो ए वेक्टर है इसको कैसे रिजॉल्व करूं आई कैप और जे कैप में। ए एक्स कितना आएगा और ए वाई कितना आएगा? सर 1 आएगा, ए आई कैप और जे कैप। अच्छा, आई कैप में कितना आएगा और जे कैप में कितना आएगा? आई कैप में कितना लिख दूं, मॉड ए कॉस एंगल कितना 60 डिग्री, और जे कैप में मॉड ए इंटू कॉस एंगल कितना 30 डिग्री। बिल्कुल सही है, ठीक है। cos 30 को या तो तुम sin 60 भी लिख सकते हो, पर उस चक्कर में मत पड़ना। मॉड ए कितना है 2 इंटू 1/2, और ये है 2 इंटू √3/2। तो हमारा ए वेक्टर बनता हुआ दिख रहा है 1 इंटू आई कैप प्लस √3 इंटू जे। बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। सो अगर मैं तुमसे ये पॉइंट नोट करने की बात करूं तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 1,√3, समझ रहे हो? तो अगर मैं ये वेक्टर बनाने की कोशिश करूं यहां पर, तो मुझे यहां चलना पड़ा कितना 1 अलोंग दी एक्स एक्सिस, और अलोंग दी वाई एक्सिस कितना चलना पड़ा मुझे √3।
सो अलोंग एक्स एक्सिस चला हूं मैं 1 और वाई एक्सिस में चला हूं √3, तो ये पॉइंट आ गया कौन सा 1, √3। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर है दिस इज माय ए वेक्टर। अब मेरे ख्याल से तुम्हें फील आ गया होगा वेक्टर का। ठीक है, देखो मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं दिया था, लेकिन तुम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से भी सोच सकते हो कि एक अगर ट्रायंगल ले ट्रिग्नोमेट्रिक से भी तो बता सकते हो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो दी हो जाएगा मॉड ए cos 60 और ये बन जाएगा मॉड ए cos 30। ठीक है, चलो तो अब सीख गए तुम रिजॉल्व करना। अब नेक्स्ट चीज देखो जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, एक वेक्टर के लिए तो कोई भी कर लेगा, जब मल्टीपल वेक्टर्स आए तब बात आती है। सो अब हम देखेंगे रिजल्टेंट कैलकुलेशन फॉर मल्टीपल वेक्टर्स, फॉर मल्टीपल वेक्टर्स एक्टिंग या फिर एट अ सिंगल पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट। तो किसी एक पॉइंट पर अगर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, जैसे कि फोर्स है, या फिर जैसे इस पॉइंट की वेलोसिटीज अगर हमें पता है कि भाई एक्स डायरेक्शन में जो है वो कुछ और है, इस डायरेक्शन में कुछ और है, इस डायरेक्शन में कुछ और है, तो अगर हम 3 वेक्टर्स ले लें, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर एंड v3 वेक्टर, तो हमसे पूछा गया कि इस पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ, तो v रिजल्टेंट कितना आ जाता है v1 प्लस v2 प्लस v3। समझ रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। तो जब मल्टीपल वेक्टर्स जुड़ जाते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, जरा ध्यान से देखो। जैसे पहला जो इसमें स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स, पहला स्टेप, रिजॉल्व all the vectors along x, y and z axis। ठीक है, if they are not already resolved, अगर वो पहले से ही रिजॉल्व ना हो तो उनको पहले रिजॉल्व करो। सेकंड पॉइंट, सर कैसे, मतलब एक बार थोड़ा कैसे ग्राफ जरा देखो ध्यान से, एक एग्जांपल भी लेके चलते हैं साथ में। जैसे एक पॉइंट है, उसमें एक फोर्स लग रहा है इस तरफ F1, जिसको मैं नाम दे रहा हूं 20 न्यूटन। ठीक है, इसका ये वाली डायरेक्शन में एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ठीक, और एक फोर्स दे रखा है ऐसे में, दिस इज F2 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, एक फोर्स दे रखा है ऐसे में, या चलो ऐसे में ही मान लो, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, एक चलो ये मान लिया फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया 10 न्यूटन और ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री। क्लियर, तो दिस इज F3। 3 फोर्स लग रहे हैं इस P पॉइंट पर। आपसे F रिजल्टेंट पूछा गया, F रिजल्टेंट ऑन P पॉइंट कितना लगेगा, कितना फोर्स का वेक्टर आएगा, तो ये निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो नहीं निकाल सकते क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, हम वेक्टर फॉर्म में निकाल कर रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो मैं अगर वेक्टर फॉर्म में बना लूं F1 प्लस F2 प्लस F3, तब मैं रिजल्टेंट बता सकता हूं। सो फॉर F1, F2 एंड F3 मुझे सबसे पहले जितने भी वेक्टर्स हैं उनको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। तो मैं पहले रिजॉल्व करूंगा सारे वेक्टर्स को अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जिससे मैं F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर बना सकूं। सेकंड क्या करने वाला हूं मैं, जरा ध्यान से देखो। अगर हम सेकंड चीज देखें, ठीक है, कैलकुलेट द नेट, कैलकुलेट द नेट कंपोनेंट
of all vectors along x-axis, y-axis and z-axis. And then third की अगर हम बात करें, ठीक है, write in the form of resultant vector is equal to rx I cap, ry j cap, rz k cap. तो ये जो नेट कंपोनेंट्स हमने निकाले हैं अलोंग एक्स वाई जेड, ये है क्या, आर एक्स आर वाई एंड आर जेड. तो आर एक्स, हाँ बोलो सर. ये जो F2, जैसे सर ये F2 वेक्टर जो है, हाँ सर इसमें डायरेक्शन पहले से है, तो इसे रिजॉल्व करेंगे. हाँ, इसको रिजॉल्व करने की, देखो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही रिजॉल्व है. ये किस डायरेक्शन में है, अलोंग वाई एक्सिस. यस सर. हाँ, सो आर वाई आर जेड है क्या, नेट कंपोनेंट अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. तो ये स्टेप्स होते हैं जब आपको फोर्सेस एक से ज्यादा दे दिए जाएं और वो पहले से रिजॉल्व ना हो, मतलब तुम्हें पहले से उनकी डायरेक्शंस के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, तो पहले तुम्हें उनको रिजॉल्व करना होगा, ठीक है, और उनको वेक्टर्स के फॉर्म में लिखकर उनके नेट कंपोनेंट्स निकाल लेंगे. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले आप ये नोट कर लो. दिस इज अवर शॉर्ट एग्जांपल. और इसी तरीके के क्वेश्चंस अब बनेंगे आपके फिजिक्स में कि भाई बताइए कितना फोर्स लग रहा होगा पी पॉइंट पर अगर 3 ऐसे फोर्सेस लगा दिए जाए. ठीक है, सो पहला स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम. डायग्राम मत मिटाइएगा. हाँ, डायग्राम तो रहेगा यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. सो पहला स्टेप है रिजॉल्व. तो जब रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है, दिस इज F1 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 20 न्यूटन. ये इस डायरेक्शन में 60 डिग्री बना रहा है, तो ऐसे में कितना बनाएगा 30 डिग्री. अब अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो देखो मेरा जो कंपोनेंट आएगा F1 का अलोंग एक्स डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में आएगा, और F1 का जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा वो Z डायरेक्शन, Y डायरेक्शन में आएगा नीचे की तरफ. सोचकर देख लो, ये इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा और इस डायरेक्शन में. तो 2 कंपोनेंट्स आएंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक नीचे की डायरेक्शन. अच्छा, तो F1x का अगर मैग्नीट्यूड मेरे से पूछा जाए, या चलो F1x अगर मेरे से पूछा जाए तो बताओ कितना लिखोगे, मॉड F1 इंटू कॉस 60, और डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी, अलोंग एक्स एक्सिस. तो ये हो जाएगा प्लस आई कैप, समझ रहे हो. या फिर चलो अकेला F1x निकालना है तो कितना आ गया, मॉड F1 cos 60. मॉड F1 कितना है 20 न्यूटन, cos 60 कितना है 1/2, तो ये आ गया 10 न्यूटन. F1y नीचे की डायरेक्शन में है लेकिन मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मॉड F1 cos 30 डिग्री. ठीक है, मॉड F1 कितना है 20, cos 30 कितना हो गया √3/2, दैट इज 10√3 न्यूटन. समझ गए. सो F1 वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, F1x किस डायरेक्शन में, F1x पॉजिटिव आई के साइड, प्लस F1y किस डायरेक्शन में है, माइनस जे कैप. F1x की वैल्यू कितनी है 10, ये बन गया आई कैप. F1y की वैल्यू कितनी है 10√3, ये बन गया माइनस जे कैप. ये आ गया हमारा F1 फोर्स, F1 वेक्टर आ गया. आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सभी को. ये आ गया हमारा F1 वेक्टर. ठीक है, और इसी तरीके से अब F2 वेक्टर तो पहले से ही रिजॉल्व है, तो ये पहला स्टेप हमने किसके लिए लिया था, F1 वेक्टर के लिए. दूसरा स्टेप F2 वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, बताओ कितना लिख दूं, सर 10 - 10 जे कैप.
माइनस या प्लस, किस डायरेक्शन में जा रहा है? सर -10 जे कैप। माइनस डायरेक्शन में जा रहा है ये डायरेक्शन माइनस होती है। अच्छा नहीं सर, पॉजिटिव, सॉरी सर। प्लस जे कैप, और के डायरेक्शन में तो है ही नहीं, तो 0 के कैप। तो F2 वेक्टर कितना बन रहा है? सीधा सीधा 10 प्लस जे कैप। अच्छा, अब बात आती है लास्ट F3 वेक्टर की। सर ये तुम बी वाला बताओ, समझ में नहीं आया। ये बताओ F2 किस एक्सिस के अलोंग है? तो वाई। Y एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा बताओ? 90। कितना? 90 डिग्री। Z एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? अब एंगल तो बता दो। अगर ये अलोंग Y है तो Z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 60 बनाएगा 45 डिग्री। Z एक्सिस से यार, Y और Z एक्सिस में कितना एंगल होता है? सर 45 डिग्री। 90। कमाल करते हो यार। तीनों एक्सिस आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो जब ये अलोंग Y एक्सिस है तो F2 वेक्टर विथ X एक्सिस कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। एंड विथ Z एक्सिस कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो जब मैं F2 वेक्टर को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा मॉड F2 cos 90 डिग्री अलोंग I डायरेक्शन प्लस मॉड F2 Y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये? जल्दी से बता दो। Y एक्सिस के साथ 0 डिग्री यार। अलोंग Y एक्सिस है ना, तो 0 डिग्री। सोच के देखो, दोनों कोलिनियर पैरेलल है, Y एक्सिस भी और F2 भी। तो यहां पर आएगा cos 0 जे कैप, और यहां आएगा मॉड F2 cos 90 के कैप। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। ये भी क्या हो गई? 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो F2 वेक्टर कितना आ गया? मॉड F2 अलोंग जे कैप, और मॉड F2 कितना है? 10। तो ये आ गया 10 जे कैप। सोच लो, कोई दिक्कत हो तो पूछो। दिस इज अ बी पार्ट। F2 को रिजॉल्व कर दिया। ये सर ये cos 90 cos 0 ये कैंसिल कैसे हो गए? cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो वो पूरा पार्ट 0 कर दिया, कैंसिल नहीं हुए। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये पूरा टर्म कितना बन गया? 0 बन गया। 0। ओके सर। ठीक है, तो F2 वेक्टर कितना आ गया? 10 जे कैप। और F3 वेक्टर अगर चाहिए तो F3 वेक्टर के लिए हम यहां कर रहे हैं। F3 वेक्टर के लिए x एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है F3 वेक्टर का? पहले एंगल बता दो जल्दी जल्दी। एंगल विथ x एक्सिस 60। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक। और एंगल विथ y एक्सिस 30। 30। ना 30 डिग्री। एंगल विथ z एक्सिस, ये xy प्लेन में है, तो z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा? यही नहीं सोच पाते हैं। हाँ सर, यही नहीं समझ आता। यही नहीं आता समझ में। चलो, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस इज xy प्लेन। और z एक्सिस जो है वो बाहर की तरफ आ रही है, तुमसे बाहर। तो इस प्लेन से अगर मैं ये, अरे इस प्लेन और इस पेन के बीच का एंगल कितना है? इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है या नहीं है ये? इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है ये पेन। 150। पेन के अलोंग है z एक्सिस, तो 90 डिग्री। कमाल है, अभी तक नहीं समझे। तीनों डायमेंशंस आपस में कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर। सर ये एक बॉक्स के कॉर्नर टाइप का हो सकता है। हाँ,
बिल्कुल। तो ये z एक्सिस जो है वो xy प्लेन ये है और z एक्सिस ऐसे में जा रही, मतलब बाहर की तरफ, तो 90 डिग्री। नहीं समझे? समझ गए। आ गया सर। सो बस अब f3 वेक्टर देख लो, कितना लिख लोगे? मॉड f3 इंटू कॉस 60 डिग्री किसकी तरफ आएगा? ये माइनस आई की तरफ या प्लस आई? बताओ जल्दी से। डायरेक्शन माइनस। माइनस आई। आई है। बहुत बढ़िया, अब थोड़ा मजा आया। मॉड f3 कॉस 30, बताओ प्लस जे या माइनस जे? माइनस माइनस जी। बहुत बढ़िया। प्लस मॉड f3 कॉस 90 डिग्री और k कैप, कुछ भी कर लो, कॉस 90 तो कितना हो गया? 0। तो हमारे पास f3 वेक्टर आ गया। मॉड f3 कितना है? मॉड f3 है 10, तो ये बन गया 10 इंटू 1/2 दैट इज 5। तो 5 और ये माइनस का आई कैप, ये बन गया कितना? 10 इंटू कॉस 30 √3/2, तो दैट इज 5 √3 और ये बना माइनस का जे कैप और प्लस 0 के कैप। ये तीनों वेक्टर्स हमने रिजॉल्व कर लिए। नोट करो इसको जल्दी से। सर जीरो के कैप जो है 0 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल लिख सकते हो तुम, 0 ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ओके सर। और सर लिखे ही ना तो। लिखे ही ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो 0 के कैप इसलिए लिखवा रहा था क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए लिखा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का। अगर ये सीख गए ना तो फिर तुम्हें फिजिक्स सीखने से कोई नहीं रोक सकता, और ये इतना टफ भी नहीं है। तो अब अगर मेरे से रिजल्टेंट पूछा गया तो रिजल्टेंट तो तुम चुटकियों में निकाल दोगे। रिजल्टेंट क्या होता है? f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर। ऐड कर दो सभी को। तो f1 वेक्टर कितना है? 10 आई कैप, और f2 वेक्टर तो 0 है और ये माइनस 5 आई कैप। तो जरा देखो ध्यान से, अब मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूं। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर। तो ध्यान से देखो, f1 वेक्टर कितना है? 10 और ये है -5, और ये दोनों किस डायरेक्शन में आएंगे? आई कैप में। f2 वेक्टर, f1 वेक्टर का जे कैप कितना है? -10 √3, f2 वेक्टर का है +10 और इसका है -5 √3। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये सब्ट्रैक्ट हो, तो हम लिखेंगे 10 माइनस, इन दोनों को जोड़ दो, दैट इज 15 √3, और ये किसके अलोंग? जे कैप के अलोंग। और के कैप के अलोंग तो कुछ भी नहीं है, तो उसको हटा ही दो। सोच लो, ठीक है। ये कैसे आ रहा है? जे कैप वाला कैसे आ रहा है? जे कैप वाला देखो, इसका +10, इसका -10 √3 और इसका -5 √3 और प्लस का जे कैप बाहर ले लिया। तो ये क्या बन गया? 10 - 5 आई कैप। सो अगर हम ध्यान से देखें तो 10 - 5 आई कैप प्लस ये क्या लिखा हुआ है? 10 - 15 √3 जे कैप। सो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये चीज लिखी क्या है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये जो चीज लिखी हुई है, एक्स कंपोनेंट्स को आपस में सॉल्व कर दो। देखो जरा, दिस इज आर एक्स एंड दिस इज आर वाई। कितना आ गया हमारे पास? रिजल्टेंट फोर्स जो आ गया वो आ गया 5 आई कैप प्लस 10 - 15 √3 दैट इज -5 √3, यानी मैं लिखूंगा 5 √3 माइनस जे कैप,
सो देखो रिजल्टेंट फोर्स अगर हम बनाएं इस P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स अगर मैं बनाऊं तो मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी एक डायरेक्शन तो है, किस डायरेक्शन में, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है अलोंग x, ये है कितना 5, और एक फोर्स है नीचे की तरफ रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y, ये कितना है 5√3। सोच लो अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो पूछो। So this is our resultant force of y component, ये कितना आया है 5√3। ये कौन सी डायरेक्शन है माइनस जे कैप, और ये कौन सी डायरेक्शन है प्लस आई कैप। सो हमारा रिजल्टेंट आ गया ये। सो अगर हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएं तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स बनेगा इस डायरेक्शन में। दिस इज अवर रिजल्टेंट फोर्स। सर हाँ 10 माइनस 15√3 5√3 कैसे हो गया? एक मिनट, सॉरी ये तो गलत हो गया। हाँ। एक मिनट, इसको पूरा ही लिखना होगा 10 माइनस 15√3। ठीक है, एक मिनट, क्या लिखेंगे, ये माइनस में ही आएगा। सो 10 माइनस, या फिर इसको लिख लेता हूं 15√3 माइनस 10 माइनस जे कैप। तो ये वाला जो रिजल्टेंट होगा ये हो गया कितना 15√3 माइनस 10। तो ये रिजल्टेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, एक्स और वाई एक्सेस की मदद से हमने रिजल्टेंट बना दी। तो अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे विदाउट एनी डूइंग दिस थिंग। आप क्या कर सकते थे, F1 का एक्स कंपोनेंट लो, F3 का एक्स कंपोनेंट लो, और F1 की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट है F3 की, तो दोनों को माइनस कर दो। यही तो किया है हमने, तो नेट आ गया। इसी तरीके से हमने F1 और F3 के नेट y कंपोनेंट देखे और F2 का नेट y कंपोनेंट देखा, तो y2 का ऊपर आ रहा था और F1 और F3 के नीचे आ रहे थे, तो देखो माइनस हो गए। डायरेक्ट ही अच्छा है। तो देखिए माइनस करके सीधे क्या लगा दिया, माइनस जे कैप। कौन जीत रहा है भाई, ये वाले y कंपोनेंट जीत रहे हैं। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आया है, माइनस जे कैप। सॉल्व करने के लिए बेस्ट है आप डायरेक्ट अप्रोच लगाओ। ये तो मैंने इसलिए करके दिखा दिया जिससे कि आप एक बार फेमिलियर हो जाओ कि हम रिजॉल्व कैसे करते हैं और नेट रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, या फिर नेट रिजल्टेंट वेक्टर मल्टीपल वेक्टर के साथ। सर आप एक बार डायरेक्ट अप्रोच है वो एक बार फिर बता सकते हो? डायरेक्ट अप्रोच में कुछ भी नहीं किया है हमने, जैसा कि तुम यहाँ पर देख रहे हो कि आई कैप के अलोंग हमने इन दोनों फोर्सेस के एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट देख लिया। तो जब F1 का इस तरफ देखा था तो F1 cos 60 आया था, 10 का इस तरफ देखा तो 10 cos 60 आया, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में थे तो दोनों को माइनस कर दिया, तो नेट आ गया अलोंग x। इसी तरीके से जब y के अलोंग देखेंगे तो इसका भी y नीचे, इसका भी y नीचे, और वो कितना आएगा 20 cos 30 और 10 cos 30, ये नीचे की तरफ और 10 ऊपर की तरफ। तो नेट अगर हम नीचे की तरफ लिखेंगे तो 20 cos 30 प्लस 10 cos 30 माइनस 10, तो नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स आ गया। समझ रहे हो? ओके सर। तो दिस इज द डायरेक्ट अप्रोच। तो हमारे पास कितना समय बचा हुआ है? 8 मिनट्स। हाँ, तो मैं यहाँ पर बस अब बाइंड अप करूंगा, लेकिन ये बस डायरेक्ट अप्रोच में यहाँ से बता देता हूँ लास्ट, जिससे कि तुम्हारा ये रिजोल्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये क्लियर हो जाए। कि जैसे अगर हम डायरेक्ट देखना चाहते थे तो हमने ये जो पी पॉइंट से जो फोर्सेस लिए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सर फोर्सेस किसी और को एग्जांपल के थ्रू बता दीजिए। देखो इसी एग्जांपल से समझ लो जिससे कि तुम वेरीफाई भी कर पाओ कि आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से एंगल ये 60 डिग्री था एक्स एक्सेस के साथ, यहाँ से भी ये 60 डिग्री था एक्स एक्सेस के साथ। ठीक है, सो फोर्सेस को अगर हम रिजॉल्व करें सो दिस इज F1। सो F1 का जो एक्स कंपोनेंट आएगा
वो इस तरफ आएगा, F1 का x कंपोनेंट, और F2 जो कि ये था, नहीं सॉरी ये था F2 एंड दिस इज F3 आई थिंक, है ना? यही था? नो नहीं सर। बोलो, ये F3 था, ये F1। सर ये वाला जो 20 न्यूटन था वो F1 था। ये वाला बताओ मुझे, ये F1 था? F1 हाँ। और ये F3 F2 कितना था ये F2? 10 न्यूटन। यस सर। और F3 था 30, है ना? 20। नहीं सर 10 न्यूटन। F3 भी 10, ओके। चलो तो ये देखो, अब यहाँ पर F1 को रिजॉल्व किया, सॉरी इधर मैंने F2 को रिजॉल्व किया, तो F2 का x इस डायरेक्शन में आएगा और F1 का x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है? और यहाँ मैंने y एक्सिस के अलोंग जब मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, F3 है वहाँ F2 था। अरे यार ये F2 ले लो, ये F3 है, तो ये F3 का x कंपोनेंट, ठीक है? अब F1 का इस डायरेक्शन में आएगा एक कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा? F1 का y कंपोनेंट, और एक F3 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा y कंपोनेंट, और एक F2 का तो है ही अकेले y में। तो अगर हम रिजल्टेंट देखें तो F1x कितना आया था? सीधे सीधे लिख लिया था हमने, मॉड F1 की वैल्यू जो कि कितनी थी? 20, तो ये आ गई थी 20 इंटू कॉस 60, दैट इज इक्वल टू 10। F1y की वैल्यू कितनी आ गई है? 20 इंटू कॉस 30, दैट इज इक्वल टू √3/2 यानी 10√3। F3y की जो वैल्यू आ गई दैट इज 10 cos 30, दैट इज इक्वल टू 5√3, ठीक है? तो F1y और F3y दोनों सेम डायरेक्शन में देखो, और F2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, F3x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 cos 60, दैट इज इक्वल टू 5। सो अब अगर आपसे नेट पूछा गया, नेट, सो अलोंग x एंड अलोंग y, ये हमें देखना है। z में तो है ही नहीं, ये सब सारे 2 डायमेंशनल थे। सो x के अलोंग अगर हम देखें तो 10 इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और 5 इस तरफ, तो नेट कितना आएगा इस तरफ? 10 - 5 i कैप, ठीक है, अलोंग x। और देखो ये दोनों नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नीचे जाने की तरफ दोनों मिलकर कितना कर लेंगे? 15√3। तो यहां नीचे जाएंगे तो 15√3 और 10 ऊपर की तरफ, तो ये -10। समझ रहे हो? दिस इज अलोंग -j कैप। ये बन गया हमारा डायरेक्ट अप्रोच आ गई, ठीक है? ये अलोंग x आ गया, ये अलोंग -y एक्सिस आ गया। सो अगर आपसे रिजल्टेंट पूछा गया नेट, तो नेट रिजल्टेंट आपसे सीधे सीधे अगर पूछा जाता है तो आप सीधे सीधे बता सकते हो 10 - 5 i कैप प्लस 15√3 - 10 - j कैप। इनकी जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की, वो पैरेललोग्राम से हम दे सकते हैं। दिस इज अ रिजल्टेंट फोर्स। आई थिंक अब समझ में आ गया हो। कितनों क्लियर है? और जितनों को नहीं है वो कमेंट करें या फिर मुझे बताएं, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं फिर से बोल रहा हूं सर ये जो आपने लास्ट में समझाया था ये समझ में नहीं आया बस। ये यस सर, ये नीचे वाला डायग्राम ये आप फिर से बता दो थोड़ा। यार एक बात बताओ, ये तो वही चीज हो गई कि हमें fx पता है, fy पता है, तो हम क्या करते हैं? डायगोनल बनाते हैं एक रेक्टेंगल बनाकर, और इस डायगोनल के अलोंग क्या करते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। इस रिजल्टेंट फोर्स के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक fx और एक fy। तो रिजल्टेंट फोर्स किधर बनेगा? इनके डायगोनल पे। समझ रहे हो? ओके सर। अब तुम्हें शीट करनी है होमवर्क। अब तुम्हारे पास अच्छे खासे क्वेश्चंस है, ठीक है? तो होमवर्क जो है तुम्हारा वो बढ़ गया। हाँ, होमवर्क तुम्हें फंडामेंटल ऑफ वेक्टर्स करना है, जिसमें शीट के अकॉर्डिंग एडिशन देखना है,
सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। फंडामेंटल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या नहीं करना है अभी? प्रोडक्ट नहीं करना है, प्रोडक्ट अभी नहीं करना है, प्रोडक्ट हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो शीट अब लगाओ एक और बार। आई थिंक कुछ डाउट्स तुम्हारे ऑटोमेटिक हट जाएंगे, समझ रहे? और फिर हम एक साथ देख लेंगे पूरे डाउट्स। पारुल क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आई थिंक अब बहुत सारे डाउट्स हट जाने चाहिए, ठीक है, और कुछ ही लिमिटेड डाउट्स आएंगे। अब डाउट्स पूछने का तरीका देखो जरा, डाउट्स कैसे पूछे जाएं। आपको अपनी लिस्ट, सेंड द लिस्ट ऑफ डाउट्स ऑन द ग्रुप। आप ग्रुप पर क्या करेंगे? अपनी लिस्ट ऑफ डाउट्स को सेंड करेंगे, ठीक है, और जितने लोगों को उन डाउट में से जितनों का सॉल्यूशन आता है वो सॉल्यूशन पोस्ट करेंगे। सो पोस्ट द सॉल्यूशन ऑफ द डाउट लिस्ट इफ यू कैन, इफ एनीबडी कैन। कोई भी अगर डाउट देखता है और उसको इसका सॉल्यूशन आता है किसी क्वेश्चन का, तो वो सॉल्यूशन पोस्ट कर सकता है। अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है, लेकिन जिसको आता है वो जरूर पोस्ट करे, ठीक है, जिससे मुझे पता लगेगा कि कौन कितना सीख रहा है, कौन कितना इंटरेक्टिव है। चलो, तो इस चीज का ध्यान रखना। हमारी डाउट पूछने की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है, जिससे कि इंटरेक्शन 100% हो सके, आप एक दूसरे से भी पूछ सको। दैट इज कॉल्ड पीयर लर्निंग, समझ रहे हो? इस चीज को हम पीयर लर्निंग बोलते हैं। फेमस टेक्निक है ये, एक दूसरे का लेवल जानने के लिए और बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिससे कि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। सब एक दूसरे को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, और कई बार तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम लोग आपस में ही बहुत सारे डाउट क्लियर कर लोगे। तो दैट्स आई वांट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना होमवर्क तैयार रखना, ठीक है, एक अलग सी कॉपी बनाना जिसमें होमवर्क मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, सेंड करने के लिए, तो इसके लिए तैयार रहो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल। ध्यान रखो अपनी चीजों का और अपनी हेल्थ का, ठीक है, पढ़ते रहो। कोई दिक्कत आए तो बताना। थैंक यू।